हे इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट्स लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही बड़ा ये एएस नहीं है, बहुत ही छोटू और प्यारा सा एएस है। तो चलो फटाफट से इसे शुरू करते हैं और जल्दी इसी वीडियो में इसे ख़त्म भी कर लेते हैं। वो भी आपका पूरा पहले कंसेप्चुअल रिवीजन रहेगा पूरे दोनों नोट्स से, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम AS4 में सेंटर पेज पर पूरा AS ख़त्म किया था। उसी तरीके से AS5 के लिए भी मैंने सेम अप्रोच किया है, बिकॉज आपको AS4 पसंद आया था, काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला मुझे। तो सेम अप्रोच मैंने AS5 में भी फॉलो किया है। सेंटर पेज में आपके AS5 के नोट्स ख़त्म किए हैं। इससे हम करेंगे कंप्लीट रिवीजन। उसके बाद अपनी लेटेस्ट RTPs यानी कि नवंबर 19 आपकी और मई 2020 RTP, दोनों RTP भी इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं और इसे ख़त्म कर देते हैं बहुत ही अच्छे से। शुरू करें। तो नोट्स आप देख सकते हो, ये नोट्स फिर से वही बात कहना चाहूँगी जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था AS4 में। अगर आपके खुद के नोट्स हैं, सेल्फ नोट्स आपने बनाए हैं, तो आप उन्हें प्रेफर कर सकते हो मेरी वीडियो के साथ। और अगर आपने प्रिपेयर ही नहीं किए हैं समरी नोट्स लास्ट टाइम के लिए, तो आप मुझसे बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ये नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है। AS4 के मैंने आपने बोला था, तो मैंने AS4 के ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिए थे। ठीक है। AS5 के आप मुझे बता देना कमेंट में। तो चले स्टार्ट करें। चलो बहुत बातें हो गई, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ना, ये 3 ये रहे आपके और 2 ये 5 टोटल जो है, ये टोटल हमें 5 चीज़ें पढ़नी है इस AS में। जैसे ये 5 चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी सो ही हमारा AS भी ख़त्म हो जाएगा और फिर क्वेश्चंस करके फिर हमारा AS5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत किससे करें? सबसे पहले उठाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ को। किसको उठाते हैं अपन? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ को। एक एक करके सारे ग्रीन वाले उठाएंगे और उससे ख़त्म करेंगे। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? इसका मेन पॉइंट है आपका नॉट एक्सपेक्टेड। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है, वो आइटम्स होते हैं जो कि एक्सपेक्ट ही नहीं होते। मतलब अपन बिजनेस कर रहे हैं और हमने जो सोचा नहीं था, जो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, वो चीज़ें हो गई, रियल में हो गई। मतलब हमने सोचा नहीं था और वो हो गई। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था, ये हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारा हो गया और बन गया। तो देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। These items are not expected to occur। मतलब हमने ऐसा सोचा ही नहीं था ये ये होगा। एज पार्ट ऑफ अ बिजनेस करते टाइम बिजनेस का हमने पार्ट ये कभी नहीं सोचा था, लेकिन हो गया। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन। एग्जाम्पल्स किसके? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के। पहला आपका लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिज़नेस करूँगी, किसी चीज़ का खरीदूँगी बेचूँगी, ये सोचा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वहाँ पर क्या आ जाएगा? अर्थक्वेक आ जाएगा। कभी सोचा था ऐसा? नहीं सोचा था। ऐसा कौन सोचता है यार? ऐसा मनुष्य चीज़ें कोई नहीं सोचता, पर ऐसा हो गया। नॉट एक्सपेक्टेड था, बिजनेस का बिल्कुल पार्ट नहीं था, लेकिन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटरप्राइज। हमारे एंटरप्राइज की, हमारे बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने जब्त कर ली। क्या आप कभी ऐसा सोचोगे कि हम बिजनेस कर रहे हैं मस्त एकदम और हमारी जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट जब्त कर ली? कभी सोचोगे? नहीं। यानी कि ये भी हमने सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी हो गया। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। मतलब
हमें पहले ग्रांट्स मिले थे, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिले थे, कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स मिली। लेकिन हमने जो उन्होंने कंडीशंस बोली थी हमने फॉलो नहीं की होंगी, ठीक है। पर हमने तो ऐसा सोचा था कि हम फॉलो करेंगे और हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स मिली हैं तो हम उनकी कंडीशन सारी फॉलो करेंगे। मतलब वो गवर्नमेंट ग्रांट्स हमें कहाँ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, वो सब कुछ हम लग रहा था हम फॉलो कर लेंगे। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था ये जिस तरीके से लक्ष्मी आई है उसी तरीके से लक्ष्मी चली जाएगी, मतलब रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो कभी हमने ऐसा नहीं सोचा था भाई लक्ष्मी आ रही है लक्ष्मी आ रही है टीका लगाने के लिए और हम मुंह धोने की बात करें, ऐसा तो नहीं था ना। हमने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट ग्रांट जिस हाथ से आएंगी उसी हाथ से चली जाएंगी, लेकिन चली गई। यही तो बात है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ की, जो सोचा नहीं था वो हो गया। क्या क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गई, हमारी जब्त कर ली प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ग्रांट्स आई थी लेकिन अब चली गई, रिफंड हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट्स का हमें क्या करना पड़ा, रिफंड कर गया। तो उम्मीद है आपको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ समझ आई होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हमने कभी नहीं सोची होती हैं, ये हमारे बिजनेस के पार्ट की तरह अकर होंगी लेकिन वो हो जाती हैं। इसका हमें डिस्क्लोजर कैसे करना है, तो ड्यू टू साइज, नेचर और इंसिडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन दोज एक्टिविटीज रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। सेपरेट डिस्क्लोजर ड्यू टू साइज, नेचर और इंसिडेंट, हमें इनका क्या करना पड़ेगा, बोलो, सेपरेट डिस्क्लोजर, मतलब अलग से इसे शो करना पड़ेगा, अलग से इसे दिखाना पड़ेगा, सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ आपकी हो चुकी है कंप्लीट। मुझे नहीं लगता कुछ भी आपको इसमें दिक्कत होगी। ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो होती हैं आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। जैसे कि अब बिना देखे बोलो, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, जैसे कि बोलो बोलो, वेरी गुड, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिफंड हो गई, ठीक है। लक्ष्मी आई थी और लक्ष्मी चली गई। गवर्नमेंट से बड़ी मुश्किल से तो पैसा आता है और वो भी चला गया, तो ऐसा तो हम कभी सोचेंगे ही नहीं कि वो पैसा जिस इतनी मुश्किल से आया और आसानी से चला जाएगा। तो हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। आगे बढ़े, चलो अब आते हैं अपन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। एक पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अपन आते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ तो देखो, जैसे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ में आ गया तो उल्टा कर लो उसका, वो हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ वो होती है जो हमने एक्सपेक्ट की ही नहीं थी। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ वो होंगी जो हमने सोचा था, एक्सपेक्ट की थी ऐसा होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ आपके बिजनेस का पार्ट होती ही नहीं है। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ आपके बिजनेस का पार्ट होते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं यही सोचूंगी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेल होगी, परचेज होगी, है ना, कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे तो उसका फिनिश गुड तैयार करेंगे, उसको तैयार करने के लिए कुछ एसेट्स लाएंगे, फिर एसेट्स भी हमें 5 साल 10 साल में बेचनी पड़ेगी। मतलब हमें खरीदेंगे बेचेंगे, एसेट खरीदेंगे एसेट को बेचेंगे, ऐसा मतलब डेली बेसिस पर नहीं, लेकिन बेचेंगे एक टाइम पे तो बेचते हैं। और जो बाकी हम जो गुड्स एंड सर्विस में काम कर रहे हैं वो हम डेली खरीदेंगे बेचेंगे। तो ये सब क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब एक बार अच्छे से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसी एक्टिविटीज़ जो किससे रिलेटेड है, आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से। मतलब मैंने अगर कोई सपोज करो टेक्सटाइल फैक्ट्री है या फिर कोई भी चीज़ की मैंने यूज़ करी, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पर हम खरीदेंगे और बेचेंगे, तो उसको मैं बोलूँगी सेल परचेज को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब आगे देखो, एंड इंसिडेंटल टू एंटिटीज़ मेन बिजनेस एक्टिविटीज़। इंसिडेंटल टू मतलब उसके साथ के साथ। अब मैंने तो ये सोचा है कि मैं खरीदूँगी बेचूँगी क्या, गुड्स, लेकिन जब उसको बनाने के लिए वो जो मैंने एसेट्स खरीदी है, ठीक है, वो भी एसेट्स मुझे 5 या 10 साल में मुझे बेचनी पड़ेंगी। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, गुड्स को खरीदना बेचना।
लेकिन एसेट को खरीदना बेचना क्या है आपका, इंसिडेंटल टू एंटिटीज मेन बिजनेस। मेन बिजनेस है गुड्स को खरीदना बेचना, लेकिन अगर आप एसेट को खरीद रहे हो बेच रहे हो तो उसको हम बोलेंगे इंसिडेंटल टू एंटिटीज मेन बिजनेस। मेन बिजनेस करने के लिए हमने एसेट को खरीदा और 5-10 साल बाद उसको बेच दिया, वो है आपके मेन बिजनेस की जो इंसिडेंटल जो बाकी चीज़ें हो रही हैं। तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज समझ में आई। एक तो वो एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं गुड्स को, और दूसरा मेन बिजनेस को करने के लिए जो इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है उसको। ठीक है, अब आपका जो मेन बिजनेस है उसके एग्जाम्पल देखो। मेन बिजनेस के एग्जाम्पल हैं आपके सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचना, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विस को रेंडर करना, सेल ऑफ स्क्रैप। अब सीधी बात है, जब हम गुड्स को खरीदेंगे बेचेंगे, कुछ स्क्रैप भी होगा उसको भी बेच देंगे, कुछ इनकम हो रही होगी, कुछ एक्सपेंस हो रहे होंगे, कुछ सैलरी पे करनी पड़ रही होगी, कुछ प्रोविजंस बना रहे होंगे। ये सब चीज़ें आपकी P&L अकाउंट में आती है ना, वही सारी हैं जो P&L अकाउंट में ऊपर ही ऊपर आती है, वो सारी हैं आपकी मेन बिजनेस, मतलब आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब आते हैं, अब नेक्स्ट रह गई आपकी इंसिडेंटल वाले, यानी कि उसके साथ साथ आते हैं। वो जो साथ साथ आते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स। क्या बोलते हैं बोलो, एक्सेप्शनल आइटम। होती तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ का पार्ट है, होती तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ का पार्ट है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है। जैसे कि जो हम गुड्स और सर्विस दे रहे हैं वो हम डेली बेसिस पर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम एसेट को सेल परचेज करते हैं तो वो 4 से 5 साल के बीच में करते हैं। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो अकरेंस है, फ्रीक्वेंसी है, जल्दी जल्दी नहीं होती है। सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस कैसे करते हो आप, जल्दी जल्दी, फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ होती है। लेकिन ये वाले जो आइटम्स होते हैं आपके, ये धीरे धीरे होते, स्लो मोशन में, ठीक है। तो 5 से 10 साल में आपको क्या करेंगे, ये खरीदेंगे और बेचेंगे। पार्ट्स ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ का ही होता है, ये पार्ट ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ का ही होता है। ये क्या बोलते हैं इसे, एक्सेप्शनल आइटम्स। ये एक्सेप्शनल आइटम्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ का पार्ट होते हैं, ठीक है, बिजनेस से रिलेट करते हैं, बिजनेस का पार्ट होते हैं, लेकिन इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है। तो इनको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेपरेट डिस्क्लोज़र, क्योंकि हमारा ये जो डेली काम कर रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उससे थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम इसे डिस्क्लोज भी कैसे करेंगे, अलग करेंगे। इसका डिस्क्लोजर कैसे होगा आपका, सेपरेट डिस्क्लोजर। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत बार बता भी दिया, देख दो। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब सेल ऑफ एसेट डेली करते हो क्या, नहीं, कभी कभी करते हो, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। उस पर जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है दिखाओगे तो P&L अकाउंट में, लेकिन कैसे दिखाओगे, अलग तरीके से, सेपरेट डिस्क्लोजर करोगे। सेकंड आपका थेफ्ट ऑफ कैश या स्टॉक, या तो कैश की चोरी हो गई या स्टॉक की चोरी हो गई, ठीक है। अब ये तो आपकी चोरी हुई है, ये बिजनेस का एक तरीके से पार्ट है, मतलब बिजनेस अगर हम करेंगे तो सिंपल सी बात है, चोरी होना आम बात है, चोरी होगी, लेकिन ये थोड़ी है डेली, जैसे हम गुड्स बेच रहे हैं डेली चोरी हो जाए, डेली गुड्स बेच रहे हैं डेली चोरी हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी कभी चोरी हो सकती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 4-5 साल में, 2 साल में, एक साल में चोरी हो सकती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम। पर हम डेली गुड्स बेच रहे हैं और डेली चोरी हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो आपका चोरी है या फिर आपका सेल है किसकी, एसेट की, ये दोनों आइटम्स कैसे हैं आपके, एक्सेप्शनल आइटम्स, मतलब ये बहुत, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, और इसको हमें डिस्क्लोजर कैसे करना है, सेपरेट डिस्क्लोजर करना है। तो उम्मीद है 2 आपके ख़त्म हो गए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो एक्सपेक्ट ही नहीं होते बिल्कुल भी, जो बिजनेस का पार्ट ही नहीं होते, कैसे भी नहीं होते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी नहीं होते, ठीक है। क्या क्या था आपका, अर्थक्वेक आ गया, प्रॉपर्टी जब्त कर गई, या फिर आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स रिफंड करनी पड़ी, और इसका हम डिस्क्लोजर कैसे करेंगे, सेपरेट डिस्क्लोजर। उसके बाद हमने देखा सेकंड, क्या देखा,
एक्टिविटीज़ जो आपकी एक्सपेक्ट होती है, मतलब आप सोचते हो हाँ ऐसा होगा, उसमें दो आते हैं आपके, एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि आपका सेल परचेज करना, और दूसरा आपका इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस। मेन बिजनेस है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस करना, लेकिन उसके साथ साथ इंसिडेंटल हमें क्या करना पड़ता है, एसेट को भी खरीदना बेचना पड़ता है, पर वो हम कभी कभी करते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम। इसी तरीके से आपका चोरी होना या तो कैश की या स्टॉक की, वो भी कभी कभी होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम। तो बात करते हैं टोटली, अगर ओवरऑल बात करें ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ की, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ का आपको डिस्क्लोजर कैसे करना है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बतानी है कौन कौन सी हैं और उनका अमाउंट बताना है। तो हो गए आपके दो पूरे टॉपिक ख़त्म हो गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ और आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। अब आते हैं अपन प्रायर पीरियड आइटम्स पर। प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम, नाम से ही समझ में आ रहा है, पुराने पीरियड आइटम, मतलब लास्ट ईयर या लास्ट से लास्ट ईयर, मतलब इस साल के नहीं है, बस इतना समझ लो, इस साल के नहीं है, या तो लास्ट ईयर के हैं या लास्ट से लास्ट ईयर के हैं, पर इस साल के नहीं हैं, इसलिए इनका नाम है प्रायर पीरियड आइटम्स। These are income or expenses arise in the current period as a result of errors or omission in the preparation of the financial statements of one or more prior periods. क्या बोल गए इतनी जल्दी जल्दी, कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं है, दोबारा से पढ़ते हैं। These are income or expenses. These are income or expenses. ये क्या होते हैं, या तो इनकम होती है या एक्सपेंस, मतलब कौन से आइटम होते हैं, या तो इनकम होती है या एक्सपेंस होते हैं, या तो खर्चे, या तो आपकी इनकम होगी या आपके खर्चे होंगे। अराइज इन दी करंट पीरियड, कब अराइज हुए, करंट पीरियड में, हमें पता कब चली है, करंट पीरियड में, या तो इनकम है या एक्सपेंस है, अराइज कब हुए हैं, करंट पीरियड में। एज अ रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से हुए, एज अ रिजल्ट ऑफ एरर्स और ओमिशंस इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। ये इनकम है और एक्सपेंस हैं जो कि करंट पीरियड में अराइज हुए, किसकी वजह से हुए, या तो प्रायर पीरियड, ये सारे प्रायर पीरियड, ये इस साल है और ये प्रायर पीरियड, ये लास्ट ईयर, ये लास्ट से लास्ट ईयर, ये सब क्या है, प्रायर पीरियड। या तो यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, एरर हो गया है, या फिर कुछ हम भूल गए हैं, ओमिशन हो गया, या तो यहाँ पर कुछ गलती हो गई है या ओमिशन हो गया, कुछ भूल गए हैं, उनकी वजह से, इन प्रायर पीरियड आइटम्स की वजह से, इन प्रायर पीरियड आइटम्स की वजह से क्या हो गया, बोलो, वेरी गुड। यहाँ पर ये इनकम और एक्सपेंस जो है वो अराइज हुए हैं। रुको मैं इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये आपका है करंट ईयर, तो ये आइटम्स कैसे हैं, या तो कुछ इनकम है या फिर एक्सपेंस है, जो कि अराइज कब हुई है, आपकी करंट ईयर में, पर किसकी वजह से अराइज हुए, या तो यहाँ पर मतलब करंट ईयर से पहले, या तो यहाँ पर हमने कुछ गलती की थी, एरर किया था, या तो हम कुछ भूल गए यहाँ पर डालना, यहाँ के P&L अकाउंट में कुछ भूल गए डालना, इसकी वजह से क्या हुआ, इनकम और एक्सपेंस अराइज हो गए करंट ईयर में। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, या तो कुछ गलती कर दी या भूल गए। सपोज करो यहाँ पर मैंने, यहाँ पर किसी और साल में पीरियड, प्रायर पीरियड में, ये क्या है करंट ईयर, प्रायर पीरियड में, इससे पहले वाले सालों में मैंने सैलरी दी और मैंने एंट्री ही नहीं करी, मतलब मैं एंट्री करना भूल गई। अब वो सैलरी कहीं ना कहीं तो आएगी, तो वो सैलरी करंट ईयर के P&L अकाउंट में क्या हो रही है, शो हो रही है, क्योंकि हम पहले भूल गए थे डालना, लेकिन अब हमें डालनी है तो हमने करंट ईयर के P&L अकाउंट में डाल दिया। लेकिन वो सैलरी कब की थी, आपकी प्रायर पीरियड की। इस सैलरी को हम बोलेंगे प्रायर पीरियड आइटम, मतलब इस करंट ईयर में हम इसको क्या बोलेंगे, प्रायर पीरियड का आइटम है। सिंपल सी बात है, करंट ईयर का तो आइटम है नहीं,
करेंट ईयर की ना तो इनकम है ना एक्सपेंस है, ये कब की है, प्रायर पीरियड की, तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्रायर पीरियड आइटम। सैलरी दी मैंने 20,000 लेकिन मैंने 10,000 लिख दी। अब लिखी तो है, ओमिशन तो नहीं है, लिखी तो है, ठीक है, भूली तो नहीं हूँ मैं, सैलरी दे दी और भूल गई, ये तो नहीं किया, ओमिशन नहीं है, लिखी तो है लेकिन मैंने गलत लिख दी, यानी कि मैंने एरर कर दिया, कुछ गलतियाँ हो गई प्रायर पीरियड आइटम्स में, जिसकी वजह से ये यहाँ पर अराइज हो रही हैं। अब मैंने 10,000 ज़्यादा दिया था, तो अब मैं 10,000 P&L के डाल रही हूँ करेंट ईयर में। अब ये करंट ईयर का तो 10,000 है नहीं, करंट ईयर का तो खर्चा है नहीं सैलरी, लेकिन फिर भी मैंने इसको P&L अकाउंट में डाल दिया। अब किसको कैसे पता चलेगा ये P&L अकाउंट इस साल का क्यों बढ़ गया, इस साल एक्सपेंस क्यों बढ़ गए, तो कैसे पता चलेगा, इसलिए हम उसको प्रायर पीरियड आइटम का नाम देंगे और उसे सेपरेट डिस्क्लोजर करेंगे। आप खुद बोलोगे कि इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इस बार P&L अकाउंट में ये सैलरी इतनी ज़्यादा कैसे हो गई, पिछली साल की 10,000 मिला दी है इसलिए ज़्यादा हो गई, लेकिन ये पता कैसे चलेगा, जब हम इस 10,000 की सैलरी को अलग से डिस्क्लोज करेंगे और लिखेंगे कि ये क्या है, प्रायर पीरियड आइटम, तो सबको समझेगा कि भाई इस साल की ये गलती नहीं है, इस साल इतने सारे एक्सपेंस नहीं हुए, ये एक्सपेंस कब के, हमारे पिछले साल के, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं, इस साल की ये इतने सारे एक्सपेंसेस नहीं है, ये कहाँ के हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स। तो समझ आया प्रायर पीरियड आइटम्स आपका, कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंसेस जो अराइज हुए हैं कब, इस साल में, लेकिन किसकी वजह से, पिछले पीरियड की वजह से। पिछले पीरियड्स में हमने क्या किया था, कुछ गलतियां कर दी थी या कुछ लिखना ही भूल गए थे, या तो कुछ एरर्स हुए थे या फिर ओमिशन हुए थे, जिनकी वजह से क्या हुआ है, इस साल करेंट ईयर में कुछ एक्सपेंस और कुछ इनकम अराइज हुए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, एक सेपरेट डिस्क्लोज कर देंगे P&L अकाउंट में, ताकि ये पता चल जाए कि भैया इस साल की गलतियाँ, इस साल के एक्सपेंस, इस साल की इनकम नहीं है, ये प्रायर पीरियड आइटम है। तो कृपया माफ़ कीजिए और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए और देख लीजिए कि इस साल की चीज़ें नहीं है, इस साल हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हैं। ठीक है ना, समझ में आया, वेरी गुड। एग्जाम्पल्स देख लें इसके, एग्जाम्पल्स किसके, प्रायर पीरियड आइटम्स के। ओमिशन टू रिकॉर्ड, हमने क्या किया, वही मैंने, देखो सारे एक्सपेंसेस वही हैं आपके जो मैंने अभी आपको बताया, ओमिशन कर दिया, भूल गए, पिछले साल भूल गए कि इनकम रिकॉर्ड करनी है, एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना है, सैलरी नहीं दी, भूल गए, रेट ही गलत कर दी। अब रेट गलत करना मतलब डेप्रिसिएशन की हमने रेट ही गलत कर दी, पिछली साल करनी थी 10% लेकिन कर दी हमने सिर्फ और सिर्फ 5%, तो 5% डेप्रिसिएशन हम इस साल चार्ज करेंगे, लेकिन वो है किसका, पिछले साल का, इस साल का तो है नहीं, इस साल के फालतू में एक्सपेंस क्यों बढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि ये प्रायर पीरियड आइटम है। तो वही आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कुछ गलतियाँ कर दी, कुछ ओमिशन कर दी है, डेप्रिसिएशन की रेट गलत कर दी, मतलब डेप्रिसिएशन की रेट गलत करना आपका हो जाएगा ओमिशन, नहीं, ये होगा आपका एरर। इसका डिस्क्लोजर कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। दीज आइटम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन दी P&L अकाउंट। देखो P&L अकाउंट में तो दिखाएंगे नहीं तो बेचारे कहाँ जाएंगे, ये एक्सपेंसेस और इनकम इनकी क्या गलती, P&L अकाउंट में ही आएंगे, बेचारे कहाँ जाएंगे, P&L अकाउंट में ही आएंगे, लेकिन इनको हमें सेपरेट दिखाना है ताकि हमारे इस साल के करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट ना हो। दीज आइटम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, अलग से दिखाए जाएंगे P&L अकाउंट के, P&L अकाउंट में अलग से दिखाए जाएंगे। शो द इम्पैक्ट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स इन दी करंट ईयर, जिससे हमें पता चले ये करंट ईयर के नहीं है, ये किसके हैं, प्रायर पीरियड के। तो इम्पैक्ट बताना है कि प्रायर पीरियड का इम्पैक्ट करंट ईयर में क्या पड़ा, मतलब ये आइटम्स थे प्रायर पीरियड के, इनकी वजह से इस साल के एक्सपेंसेस बढ़ गए या फिर इनकम बढ़ गई, कुछ भी हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा प्रायर पीरियड आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हमने कभी सोचा नहीं था, जो हमने सोचा ही नहीं था ये बिजनेस का पार्ट होगा, लेकिन वो हो गया, अर्थक्वेक आ गया। ऑर्डिनरी एक्टिविटी, सोचा था भैया गुड्स और सर्विस सेल करेंगे, सब कुछ पता है हमें, एक्सपेक्टेड है,
और सोचा था अगर गुड्स और सर्विस सेल करेंगे तो साथ के साथ कुछ चोरी भी हो सकती है और कुछ एसेट्स भी खरीदने बेचनी पड़ेगी और उस पर प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। तो ये जो सोचा था, ये जो नहीं सोचा था, वो दोनों हो गए। ये पिछले पीरियड की कुछ गलती थी, कुछ ओमिशन थे, जो कि आपके इस साल में क्या हो गया, जो कि आपके इस साल को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे प्रायर पीरियड आइटम। पर याद रखना, पिछले साल की गलती या फिर ओमिशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गए हो। अगर इन तीनों पॉइंट्स में से कोई भी अब तक समझ में ना आया हो तो फटाफट नीचे जाओ, वीडियो को पॉज करो, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ। आते हैं अपन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। बस 2 ही लास्ट के टॉपिक रह गए, फिर आपका ख़त्म हो जाएगा। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स का मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या होता है बोलो? अनुमान। अनुमान सिंपल सी बात है, अनुमान तो हमारा चेंज होता रहता है, गलत हो सकता है। अनुमान कैसे लगाऊंगी मैं? देखो, मैंने सोचा था मेरे डेटर्स, जैसे मैं अच्छी हूँ वैसे मेरे डेटर्स भी अच्छे हैं। आहा क्या बात है, मेरे डेटर्स काफ़ी अच्छे हैं। मेरे डेटर्स ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 2.5% उन पर प्रोविज़न बनाना चाहिए, ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। पर हुआ क्या, जो सोचा ना था वो हो गया। मतलब जो अनुमान नहीं किया था वो हो गया, जो एस्टिमेट नहीं किया था वो हो गया। क्या हुआ? चेंज हो गया। मतलब मेरे डेटर्स पर मैंने बनाया था 2.5%, लेकिन मुझे बनाना कितना चाहिए था? 5%। मतलब वो इतने अच्छे नहीं थे। तो बोलो, मेरे को बनाना कैसा चाहिए था? 2.5%, लेकिन मैंने बनाया था 2.5%, लेकिन मुझे बनाना था 5%। तो भाई अनुमान है, गलत हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं। दूसरा एग्जाम्पल आपका एसेट। एसेट पर मैंने सोचा था ये जो एसेट है मेरी, ये 10 साल चलेगी। पर एसेट तो इतनी अच्छी निकली, वो 15 साल चलने को तैयार है। मतलब उसकी जब मैंने एसेट दिखवाई अच्छे से एक्सपर्ट से, तो पता चला कि इसकी लाइफ तो अभी 15 साल है। तो भाई अनुमान है, गलत हो सकता है। मैंने अनुमान लगाया था कि वो 10 साल चलेगी, लेकिन वो एसेट अच्छी निकली और वो 15 साल चलने को तैयार है, काफ़ी अच्छे से चलेगी। तो ये होता है आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट। अ चेंज इन द एस्टिमेटेड अमाउंट इन एनी आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी आइटम जो हमने एस्टिमेट किया था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल्स, चेंज इन अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जो डाउटफुल डेब्ट्स हमने सोचे थे वो नहीं हुए, उल्टा हो गया, ठीक है, कुछ और हो गए, मतलब चेंज हो गए। ये डेल्टा नहीं है, इसका मतलब होता है चेंज इन अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। तो जो मैंने एसेट्स पर सोचा था कि ये एसेट 10 साल चलेगी, वो 15 साल चल गई। मतलब हमने जो सोचा था उसमें चेंज आ गया, ठीक है। एस्टिमेट जो हमने किया था वो चेंज हो गया, इसलिए इसका नाम है आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। जैसा सोचा था ना हुआ। इसका डिस्क्लोजर कैसे देंगे आप? सबसे पहले तो आपको बताना है कि भाई चेंज कैसा है, नेचर ऑफ चेंज, कितना चेंज आया है, अमाउंट ऑफ चेंज, या फिर एनी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हैविंग इफेक्ट इन लेटर पीरियड। मतलब आप तब भी डिस्क्लोज करो अगर इसका जो इफ़ेक्ट है, ये जो आपने चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है आपका, उसका जो इफ़ेक्ट है वो आगे के पीरियड्स में, लेटर पीरियड्स में, आगे के सालों में इसका इफ़ेक्ट होने वाला है, तो आप उसका भी क्या करो? डिस्क्लोजर करो। क्या क्या डिस्क्लोज करना है? कैसा चेंज है, कितना चेंज है, और अगर इसका आगे के सालों में अगर इसका इफ़ेक्ट आने वाला है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। जो अनुमान लगाया था वो गलत हो गया। मैंने सोचा था प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स 2.5% होंगे, लेकिन वो 5% बनाने पड़े। मैंने सोचा था कि वो यूज़फुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होगी, मैंने सोचा था कि वो 10 साल चलेगी, लेकिन वो 15 साल चल गई। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, इसको मैं और अच्छे समझाती हूँ, 1 सेकेंड। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होगी ना, थोड़ी सी, वो अभी और अच्छे से सुधर जाएगी। तो देखो, ये आप करते हो रियल में, आपने पढ़ा नहीं है AS5, लेकिन आप करते हो ये चीज़। मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। अकाउंटिंग एस्टिमेट, हमने अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या लगाया? 2.5%, ठीक है।
2.5%। तो अपना कैलकुलेटर जो है, अब देखो मेरे 10,000 के डेटर्स थे, मैंने उस पर 2.5% क्या किया, 10,000 के डेटर्स थे, देखो 2.5% हमने क्या किया, बोलो बोलो, 2,500। क्या किया ये हमने 2,500, बोलो, हमने ये एस्टिमेट किया कि 2,500 के 2,500 के डेट्स हो सकते हैं, 2,500 के बेड डेप्स हो सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, हमने कितना सोचा था, 2.5%, लेकिन हो कितने गए आपके, 5%। मतलब हो कितने गए, 5%। हमने सोचा था 2.5%, लेकिन हो गए 5%। तो देखो कितने हुए, 10,000 इंटू 5%, ये आपके हो गए 5,000। हाँ कर लो कैलकुलेटर यूज़। चलो 5,000। अब हमने अकाउंटिंग एस्टीमेट में सोचा था होंगे 2.5%, यानी कि हमने सोचा था कितना अमाउंट होगा, 2,500। यानी हमने किस तरीके से एंट्री बनाई होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी कि प्रोविजन में हमने कितने डाले थे, 2,500, और P&L में से हमने कितने निकाल लिए, 2,500। लेकिन रियल में बेड डेप्स बताओ कितने हुए, 5,000। रियल में बेड डेप्स कितने हुए, 5,000। अब हम क्या करेंगे, जब ये कितने हो गए, 5,000, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अब रोने तो नहीं बैठ जाएंगे कि भाई हमने सोचा था 2,500 हो गए 5,000, कुछ नहीं। फटाफट हम एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे, मतलब आगे की सोचेंगे, आगे की सोचेंगे, और क्या करेंगे, अब 5,000 हो गए ना, तो 2,500 हम प्रोविज़न को डेबिट कर देंगे कि भाई 2,500 तो हमने यहाँ से निकाल लेने, और 2,500 P&L अकाउंट में से निकाल लेंगे। तो P&L अकाउंट्स में हमने पहले ही 2,500 निकाल रखे थे प्रोविज़न के लिए, तो आज हम वो वाला प्रोविज़न यूज़ कर लेंगे, और 2,500 और बेड डेप्स हो गए तो P&L अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो आपने बहुत बार किया है 11th-12th स्टैंडर्ड में, बहुत बार ये किया है। आपके प्रोविज़न होते थे, पहले प्रोविज़न बनता था 2,500 का, लेकिन बेड डेप्स होते थे 5,000 के। तो हम 5,000 को कैसे निकालते थे, 2,500 पिछले प्रोविज़न जो बना के रखा है, और 2,500 डाल देते थे अपन P&L अकाउंट में से निकाल लेते थे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम किसका निकालते हैं, आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब बस हमारा एक लास्ट रह गया, जो है आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़।